गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज सुन रहे हो? यस नो? यस। स्क्रीन विजिबल है? यस नो? यस, वेरी गुड। तो आपका होमवर्क है रेस 13 कंसंट्रेशन टर्म S2। ये लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर है कंसंट्रेशन टर्म का, और रेस 13 ये आपका होमवर्क है। लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था जिसका आंसर मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, आप मिला लेना। फाइनल आंसर है, प्रोसेस नहीं है। हम पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बच गया था पिछली क्लास में, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 15-20 मिनट, फिर पढ़ाएंगे। जेई मेन कंसंट्रेशन टर्म, जेई मेन का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम। अपन ने आपको पढ़ाया था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है मोलरिटी इंटू 11.35। ये एसटीपी पे होता है, 22.7 का आधा। अगर एनटीपी रहेगा ना, एट एनटीपी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा मोलरिटी इंटू 11.2, मतलब 22.4 का हाफ। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे एनटीपी पे। यहाँ पर अगर 11.2 दिया हुआ है ना, इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये एनटीपी पे बात कर रहा है, क्योंकि 22.4 का हाफ होता है 11.2, इसलिए हमको लग रहा है। अब देखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हुआ मोलरिटी इंटू 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 11.2, दिस इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.2, और मोलरिटी हो गया 1 मोल पर लीटर। मोलरिटी 1 मोल पर लीटर है, स्ट्रेंथ निकालना है, बट किस यूनिट में निकालना है नहीं दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज में निकालना है, ये तय है। तो देखो, मोलरिटी से कौन सा परसेंटेज आएगा? वेट बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होता है? 1 मोल पर लीटर हुआ ना, बराबर हो जाएगा मोलर मास H2O2 का है, होता है 34 ग्राम। ये हो जाएगा 34 ग्राम पर लीटर। पर लीटर को लिख दिया 1000 ml। परसेंटेज बाई वॉल्यूम होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ सोल्यूट हो गया 34, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1000 इंटू 100, और ये आ गया 3.4%। देखिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है स्ट्रेंथ निकालना, तो सबको, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, सबको, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, सबको स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो पता नहीं चलता स्टूडेंट को किस यूनिट में निकाले। तो सबसे पहले तो मोलरिटी निकाल लीजिए। देखा, मोलरिटी में तो आंसर नहीं है, अब परसेंटेज के टर्म में आंसर है। तो मोलरिटी से परसेंटेज के टर्म में आंसर सिर्फ परसेंटेज बाई वॉल्यूम आएगा। होमवर्क डेली चलेगा। आप अगले संडे के बाद जो क्लासेज है ना, उसको 2 दिन का। अदिति कुमार, आप मुझे मुझे मत समझाओ यार, होमवर्क मत दीजिए, हाँ दीजिए, ये सब चीजें मत करो। रिवीजन आपको रोज करना होता है, होमवर्क भी रोज करना होता है। इस तरह की बातें मत किया करो, है ना। आपसे नहीं होता है, बोलो सर हमसे नहीं होता है, नहीं होता है, छोड़ दो। एक गिवन पीरियड में सिलेबस खत्म करना होता है, गिवन पीरियड में। ऐसा नहीं है कि 5 सप्तवर्षीय योजना लेके आए हैं कि 7 साल बाद आईटी देंगे, 2 साल के अंदर ही देना होता है, बहुत पढ़ना होता है अभी। ऐसी बातें आप लिखते हैं, सर होमवर्क मत दो। क्यों नहीं दें होमवर्क भाई, क्यों नहीं होमवर्क दें? रिवीजन करना है। क्यों संडे? संडे क्या है भाई, संडे को दिन रात नहीं होता, संडे को क्या करना होता है? डेली थोड़ा थोड़ा ही दे रहा हूं। ऑथराइज जो भी आपका सिलेबस है, वो 25 क्वेश्चन डेली पे बन दिया हुआ है, 25 क्वेश्चन डेली पे दिया हुआ है। तो मेरा जो होता है होमवर्क,
कुछ दिन, जितने दिन मैं पढ़ाता हूं, जब मेरा थ्योरी चलता है तो होमवर्क कम हो जाता है, जैसे ही थ्योरी खत्म हो जाता है होमवर्क बढ़ जाता है हमारा। तो कुछ दिन मैं 35 क्वेश्चन देता हूं और कुछ दिन 0 होमवर्क देता हूं। जब 0 होमवर्क होता है तो क्यों नहीं आप रिवीजन करते? आपका पूरा सिलेबस डिजाइंड है 25 क्वेश्चन पर डे होमवर्क पे। तो अब आप कुछ मत पूछिए, सब कुछ प्लान्ड है, उस प्लान्ड तरीके के हिसाब से ही होता है। सप्तवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। आप प्लीज ये मत कहो होमवर्क मत दो, जितना होता है उतना करो। नींद नहीं आनी चाहिए अगर होमवर्क मेरा पूरा नहीं होता है। नींद आपको नहीं आनी चाहिए, आप आराम से रोज सोते हो, रोज खाते हो, आप कहते हो होमवर्क पूरा नहीं हुआ। अरे 2-4 दिन रात भर मत सोया करो, होमवर्क क्यों नहीं पूरा होगा? होगा। एनीवे, थोड़ा पेन लिया कीजिए होमवर्क का, उसमें कोई बात नहीं। आप आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का तैयारी नहीं कर रहे। बोर्ड का तैयारी कर रहे होते मैं कोई टेंशन नहीं लेता। आप 1000 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, 1000 लोगों को आपको पीछे करना है, तो पेन लेना पड़ेगा। सो प्लीज इस सवाल को आप समझ गए होंगे, प्लीज मेरा टाइम मत खराब करो। अब इस सवाल पे आते हैं। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 1.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वन 1.4 ग्राम है। इसको केजल्डल मेथड से वाज डाइजेस्टेड बाय केजल्डल मेथड टू इवॉल्व अमोनिया। इससे NH3 बना दिया, NH3 बनाया। इस NH3 को किसमें, इसको H2SO4 में, जो भी NH3 आया, NH3 को H2SO4 में एब्जॉर्ब कराया, तो NH4 होल 2 SO4 बना। NH4 होल 2 NH3 प्लस H2SO4 NH4 होल 2 SO4। आपकी बातें मैसेज पढ़ने के बाद ना मेरा दिमाग ही अलग तरफ चला जाता है। ये देखिए, कह रहा है फॉर द estimation of nitrogen 1.4 gram of an organic compound was digested by Kjeldahl method and evolved ammonia was absorbed in 60 ml 1/10 molar sulfuric acid। H2SO4 जो यूज हुआ है 60 ml है, 1/10 मोलर है, मतलब कितना मिलीमोल? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/10 इंटू 60 बराबर 6 मिलीमोल। कह रहा है अब द अनरिएक्टेड एसिड, कुछ H2SO4 यहाँ पे रिएक्ट किया, और जो अनरिएक्टेड है वो रिक्वायर किया 20 ml 1/10 मोलर NaOH। H2SO4 अनरिएक्टेड, वो NaOH की जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है Na2SO4 प्लस 2H2O, दो बैलेंस कर दिया। NaOH है 20 ml 1/10 मोलर, तो 1/10 इंटू 20 बराबर 2 मिलीमोल। 2 मिलीमोल NaOH के लिए 1 मिलीमोल H2SO4 चाहिए, तो H2SO4 अनरिएक्टेड होगा 1 मिलीमोल। 1 मिलीमोल अनरिएक्टेड है, 1 मिलीमोल अनरिएक्टेड है, देयरफॉर H2SO4 रिएक्टेड, यहां से लाया मैं 1 मिलीमोल, देयरफॉर H2SO4 रिएक्टेड बराबर 5 मिलीमोल। फर्स्ट रिएक्शन में जो रिएक्ट किया है वो 5 मिलीमोल है,
अब 5 मिलीमोल अगर ये रिएक्ट किया है तो अमोनिया जरूर रहा होगा 10 मिलीमोल। देयरफॉर NH3 बराबर 10 मिलीमोल। NH3 आ गया 10 मिलीमोल। अब देखिए NH3 10 मिलीमोल आ गया, तो अब आप क्या कीजिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल लीजिए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है 10 मिलीमोल, 10 इंटू अमोनिया है 10 मिलीमोल, बट एक मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन, तो 10 मिलीमोल अमोनिया में 10 मिलीमोल नाइट्रोजन, 10 इंटू 10⁻³ मोल इंटू 14 ग्राम अपॉन टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1.4 ग्राम, सो डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 100, और ये आएगा 10%। ये कितना आएगा? 10%। आप देख लो, आंसर हो जाएगा डी। एक बार बताना, ये बड़ा सिंपल मेथड होता है। आपको जब मैं पहली बार पढ़ाया था तब भी आपने मेरा आधा घंटा लिया था इसको समझने में, स्टिल आपने हमसे पूछ दिया, तो क्या अभी तक नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ? ये इस तरह का सवाल जब पहली बार पढ़ाया था तो हाफ एन आवर से आपने ज्यादा ले लिया, क्या अभी तक नहीं क्लियर हुआ या अब क्लियर है? क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, एक बार मैं क्वेश्चन भी समझा रहा हूं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे केजेल्डल मेथड से अमोनिया निकाला, उस अमोनिया को एक्सेस H2SO4 से रिएक्ट कराया, जो बचा हुआ H2SO4 है उसे NaOH के साथ रिएक्ट कराया, NaOH इतना लगा, तो नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट? हाँ अदिति कुमार, थोड़ा अगर होमवर्क नहीं हो पाता है ना, तो आप क्या करो ना, जैसे उसको जिस दिन क्लास कम होती है या जिस दिन होमवर्क नहीं होती है उस दिन करो। हाँ केजेल्डल मेथड पढ़ाया हुआ है वैभव त्रिपाठी, प्लीज मत पूछा करो, क्लास में रेगुलर रहोगे तभी तो पता चलेगा। केजेल्डल मेथड पढ़ाया हुआ है, तुमको मेथड का नाम तक नहीं पता है, तो आराम करो थोड़ा। आइए इस सवाल को देखते हैं। 3 मोलर सॉल्यूशन और डेंसिटी है, मोललिटी पूछ रहा है। यार ये तो बहुत आसान है, ऐसा सवाल तो हम कराए हैं, इजी है, डू योरसेल्फ। बहुत आसान है, हम 3 मोलर लिए थे, क्लास में कराए होंगे। आप एक लाइन लिख लो, इसी से बन जाएगा। 3 मोलर इसका मतलब है 3 मोल NaCl is present in 1000 ml सॉल्यूशन। अब डेंसिटी दिया हुआ है तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। 3 मोल NaCl का मास निकाल करके सॉल्यूशन के मास में घटा दोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, मोलरिटी का फार्मूला लगा देना। ये बहुत आसान है, प्लीज ऐसा सवाल नहीं करोगे। दो सवाल हम अपने एग्जाम्पल में लिए हुए हैं सीट में। 15-20 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे भाई। क्यों यार, एक चीज पढ़ाने लगते हैं तो वो कहता है ये कब स्टार्ट करोगे? ध्यान दो ना, यहाँ पे नहीं पढ़ने का मैंने भाग जाओ। यहाँ पे ध्यान दो जो करा रहा हूं। The concentrated sulfuric acid that is peddling commercially is 95% H2SO4 by weight. If the density of this molarity, easy है ये भी, do yourself. परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, मोलरिटी नहीं निकलेगा यार। परसेंटेज बाई वेट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, मोलरिटी निकलेगा ना। पहला ही सवाल ऐसे ही कराया हूं। H2SO4 का मैंने 24.5% दिया था और डेंसिटी 1.2 दिया था, मोलरिटी पूछा था, वैसा ही सवाल है, पहला ही सवाल कराया हूं मोलरिटी पे। सो प्लीज डू योरसेल्फ। हाँ कोई पूछा होगा, पूछने को क्या जाता है यार। जेई मेन में 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं उसको। The density of a sodium prepared by dissolving 120 gram urea in 1000 gram water is,
सॉल्यूशन है, सोडियम पढ़ दिया मैं। डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग यूरिया 120 ग्राम, मोलर मास यूरिया का होता है 60 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट है वाटर, कितना है 1000 ग्राम, डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर एम। मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, तो पहले वॉल्यूम निकाल लो ना यार, वॉल्यूम निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ यूरिया बराबर 1000 प्लस 120 1120 ग्राम। अब मोलरिटी हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल 2 है इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी 1.15 और ये जो भी आ जाए वो आंसर होगा 2000 इंटू 1.15 अपॉन 120। ये जो भी आ जाए, मेरे हिसाब से ये कितना आएगा 2.05। ये ए या सी में से कोई एक आएगा, मुझे लगता है ए आएगा, बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर है। 17 हो गए, 18 देखिए। 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ये है मिथाइल अल्कोहल 5.2 मोलर है। What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? यार मोलरिटी दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, इतना तो आसान है। इसका मतलब है 5.2 मोल CH3OH is present in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। इतना इजी सवाल नहीं करते हैं, ये जो लाइन नहीं लिखते हैं ना, इससे सवाल नहीं बनता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल n अपॉन n प्लस n, 5.2 अपॉन 5.2 प्लस 1000 अपॉन 18, ये जो भी आ जाए आंसर है। आइए अब O2 देख लेते हैं, जल्दी में O2 भी देख लेते हैं, फिर पढ़ा लेंगे। O2 में कुछ डाउट आया था, 2 6 7 3 4 4 5 क्वेश्चन है, तो ये पांचों क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, जेई मेन और एडवांस में इजी क्वेश्चन होता है, सही बात है, इवन एडवांस में भी इजी क्वेश्चन होता है। रेस में किसी ने कुछ नहीं पूछा है, इसलिए मैं रेस नहीं ले रहा हूँ। कुछ पूछा ही नहीं तो क्यों रेस, रेस क्यों बोल रहे हैं अभिषेक कुमार, जब हो सकता है सब बन गया हो सबसे। यहां देखिए, आइए इस क्वेश्चन को देखिए। मोलरिटी एंड मोलरिटी हैव ऑलमोस्ट सेम वैल्यू फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। ट्रू है ये स्टेटमेंट जी, ट्रू है। आपको मैं नोट में लिखा देता हूं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो मोलरिटी आप निकालोगे और मोलरिटी निकालोगे, तो सेम आएगा। और उसका रीजन है कि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, और दूसरा रीजन ये है कि वेरी डाइल्यूट में सोल्यूट का अमाउंट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नितेश कुशवाहा क्या लिख रहे हो रेस सोल्यूशन, मैंने नहीं भेजा क्या रेस का सोल्यूशन यार, कौन सा रेस का मैं सोल्यूशन नहीं भेजा हूं? नितेश कुशवाहा कौन सा रेस का सोल्यूशन मैं नहीं भेजा हूं? सबका भेज दिए हुए, रेस 12 का सोल्यूशन मैं भेज दिया हूं पहले से ही, ध्यान तो देते नहीं है यार। रंजीत कुमार नहीं बना पाए हो तो ठीक है, तुम बाद में पूछ लेना डाउट क्लास, मुझे उससे मतलब नहीं है। नहीं बना पाओगे, होमवर्क टाइम पे ही डिस्कशन होगा।
हमको पता है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ 20-22 साल से ना, तो मुझे पता है बच्चे बनाते ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते, तो तुम भी उन्हीं में एक हो। भेज दिया हूं मैं, ग्रुप पे नहीं आया, प्लीज यार बीच में डिस्टर्ब मत करो यार, सारा सॉल्यूशन मैं भेज दिया हूं बस। कोई कहेगा नहीं आया, कोई कहेगा हाँ आया है, ठीक है मैं चेक कर लूंगा आया है कि नहीं आया, लेकिन सवाल बनाते समय सवाल पे ध्यान दो यार, कुछ ना कुछ मत लिखते रहो। हद दो तुम लोग। बार बार मैं बोलता हूँ कि यार जब मैं सवाल बनाता हूँ तो सवाल पे ध्यान दो, तुम हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हो, वो भी फालतू की बात है, सवाल से रिलेटेड नहीं। नहीं आया है अगर सॉल्यूशन तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते थे, हम व्हाट्सएप पे भेज देते तुरंत उसके बाद। क्लास पढ़ाने के टाइम में क्यों डिस्टर्ब करते हो? पहले तो ये याद रखिए कि अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, बार बार इन लोगों को 3 महीने से मैं यही बोल रहा हूँ कि यार कुछ भी लिख के मत भेजा करो, सिर्फ जो पढ़ाता हूँ जो पूछता हूँ वहीं से रिलेटेड बातें करो। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो मोलरिटी और मोललिटी सेम होगा। बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड की तरह पढ़ना चाहिए ना, जैसे गधे टीचर भरे पड़े हैं ना यूट्यूब में, लगता है अरे क्या पढ़ाता है, 1 नंबर का गधा होता है, उनके पढ़ाने से एक सवाल आपका आईआईटी में सॉल्व नहीं होगा। वही चाहते हो हम करते रहें, यहां ध्यान दीजिए। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो मोलरिटी और मोललिटी सेम होगा। इन ऑल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो अपन इसको गारंटी नहीं करें, ये क्या होगा ना, सॉल्यूट जो होगा, सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट, जैसे मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं ना मोलरिटी में, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, तो अगर सॉल्यूट का मोलर मास ज्यादा होगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाएगा। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का रीजन ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होने के कारण मोलरिटी और मोललिटी लगभग लगभग सेम आता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा सी। सिक्स देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग 2 मोलर MgCl2 aqueous solution HR। MgCl2 है, 2 मोलर है, डेंसिटी है 1.09 ग्राम पर ml। तो 2 मोलर को आप पहले लिखो, 2 मोलर का मतलब होता है 2 मोल MgCl2 इज प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। मोलरिटी का यही मतलब होता है। अब देखिए मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा 2 इंटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना होगा, तो 1000 ml है वॉल्यूम, और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सॉल्यूशन का मास आ गया, माइनस सोल्यूट का मास, इसका मोलर मास निकालो, मैग्नीशियम 24 और 71, 4 1 5 95, तो 2 मोल सोल्यूट का मास होगा 2 इंटू 95। देखिए ये जो है ना, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, और ये जो है ना ये मास ऑफ सोल्यूट है। सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास घटा दिया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, इससे मोलरिटी आ जाएगा, और ये होगा 2000 अपॉन 1090 माइनस 190, ये होगा 2000 अपॉन 900, और ये हो जाएगा 20/9,
मोललिटी आ गया। अब देखो मोललिटी ऑफ Cl माइनस पूछ रहा है, तो जो Cl माइनस का मोललिटी होगा MgCl2 के मोललिटी का डबल होगा, क्योंकि यहाँ 2 है। तो ये होगा 2 इंटू 40/9, 80/9, कैलकुलेटर लेके आता हूँ, एक सेकेंड। ये आ रहा है 2.22, तो ये आ जाएगा 4.44। इसका डबल होगा, तो 2 इंटू 20/9, 40/9, 4.44। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है, ए करेक्ट है तो आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट बी देखिए, ए बनाया मैंने, बी देखिए। बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 इज एग्जैक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ MgCl2 n/n+n। MgCl2 2 मोल है, 2। अब सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट है 900 ग्राम, और एक्वस सॉल्यूशन होगा तो 900/18, 2/52, 2/52, 0.038 m आ रहा है, m नहीं होगा, 0.038 आ रहा है। कितना लिखा हुआ है? आंसर है 0.035 लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो ये आंसर हो गया, ये इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट होगा वही आंसर होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ MgCl2 इज 19% वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पूछ रहा है। मास ऑफ MgCl2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ MgCl2 कितना है? 190 ग्राम है। 190 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml इंटू 100 बराबर 19%। ये करेक्ट हो गया सी, और जो करेक्ट है वो आंसर नहीं है। द कंसंट्रेशन ऑफ MgCl2 इज, ppm निकालने बोल रहा है। डी, ppm होगा मास ऑफ MgCl2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। 190 अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना होगा? सॉल्यूशन का मास होगा 1090, 1090 इंटू 10⁶। MgCl2 इतना ही है ना? हाँ, ये आएगा बेटा 19/100, 9 इंटू 10⁶। नीचे देखो 109 है, 100 होता तो ये आंसर होता, नीचे 109 है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो जो इनकरेक्ट है वही आंसर है। किसी में ABCD किसी में डाउट है तो प्लीज आप बोल सकते हैं। ABCD किसी में डाउट है तो आप बोल सकते हैं। डी,
डी तो बहुत आसान है, पीपीएम होता है मास ऑफ MgCl2 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 का पावर 6। MgCl2 सोल्यूट है, सोल्यूट का मास देखो यहाँ निकाले हुए हैं 2 इंटू 95 190 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट। 190 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन 1090, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन निकाले हुए हैं, देखो ये है मास ऑफ सोल्यूशन, ये रेड से टिक कर रहा हूं, ये मास ऑफ सोल्यूट है, ये मास ऑफ सोल्यूशन है, इंटू 10 टू पावर 6। इसे कैलकुलेट कीजिएगा, ये 19 इंटू 10 टू पावर 4 नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा छोटा है। सी, सी परसेंटेज बाई वॉल्यूम होता है, मास बाई मास ऑफ MgCl2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वैभव त्रिपाठी अभी जो करा रहा हूं वो देखो ना, नहीं सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन मास होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं अदिति कुमार, उससे कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूट नेग्लिजिबल है, बट वो तब होगा ना जब डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होगा, पिछले सवाल में बात कर रहे हैं, वो तब होगा जब डेंसिटी क्या होगा 1 ग्राम पर ml। मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टेटमेंट 2 जो है कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बात एग्जैक्टली नहीं सही है, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूट सही होगा ना। नेग्लिजिबल का मतलब ये नहीं कि अपन उसको पूरा ही नेग्लेक्ट कर दें, कम अमाउंट, वेरी डाइल्यूट में तो ऑफकोर्स नेग्लिजिबल रहेगा, नो डाउट। एक एग्जांपल ले लेंगे जिसमें आपको दिखा देंगे कि मोलरिटी और मोललिटी क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशन का सेम होता है। आप देखो ना, प्योर वाटर ले लोगे तो निकाले होंगे मोललिटी और मोलरिटी दोनों निकाले होंगे, एग्जैक्टली 55.55 आया होगा। खैर इस सवाल पे आइए, 7 नंबर। A sample of H2O2 solution leveled at 56.75 volume, H2O2 aqueous है, 56.75 वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है मोलरिटी इंटू 11.35, 56.75 ये होता है मोलरिटी इंटू 11.35, मोलरिटी हो जाएगा 56.75 अपॉन 11.35, ये आ जाएगा 5 मोल पर लीटर आ जाएगा मोलरिटी, 5 मोल पर लीटर आ गया। अब डेंसिटी इसका दे रखा है, डेंसिटी है 530 ग्राम पर लीटर, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो मोलरिटी आया कितना 5, तो ये इनकरेक्ट हो गया, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकालना है, 5 मोल पर लीटर, इसका मतलब हो गया 5 मोल H2O2 is present in 1000 ml solution। अब हमें निकालना क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा 5 इंटू 34 अपॉन 1000 इंटू 100, ये आएगा 17%, ये करेक्ट हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2। पांच मोल है, 5 सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट देखिएगा, सॉल्वेंट का मोल निकाल रहा हूं, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है 1000 ml, तो 1000 ml सॉल्यूशन इसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेंसिटी आ जाएगा 0.53 ग्राम पर ml,
ग्राम पर लीटर से ग्राम पर एमएल में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, कन्वर्ट कर दिया 0.53, ये सॉल्यूशन का मास हुआ। वॉल्यूम को सॉल्यूशन के मास, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्यूशन के मास में सोल्यूट का मास घटा देंगे 5 इंटू 34, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा और इससे 18 से डिवाइड कर देंगे, ये आपको मोल फ्रैक्शन दे देगा। ये क्या दे देगा? मोल फ्रैक्शन। फिर से समझो, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट घटा दिया। ये जो रेड वाला है ना, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये रेड वाला जो है ना, ये मास ऑफ सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट का मास घटा दिया तो सॉल्वेंट का मास आ गया, और उससे 18 से डिवाइड कर दिया तो सॉल्वेंट का मोल आ गया। पता नहीं क्या पूछ रहे हो अक्षत गुप्ता, नहीं समझ में आ रहा। Cl2 तो हमको कहीं नजर नहीं आ रहा। चलो प्रीवियस, हाँ चलो, MgCl2 है। MgCl2 का मोलैलिटी, ये MgCl2 का मोलैलिटी, MgCl2 का मोलैलिटी, तो Cl माइनस का मोलैलिटी के लिए 2 से गुना कर दिया। अक्षत गुप्ता 4 कहां से होगा मुझे ये बताओ। ये MgCl2 का मोलैलिटी और Cl माइनस के मोलैलिटी के लिए 2 से गुना कर दिया। हाँ अक्षत गुप्ता, तुम्हारी समझ गया मैं तुम्हारा डाउट, तुम मेरा समझो ना। Cl माइनस के मोलैलिटी के लिए 2 से गुना कर दिया। ये किसका मोलैलिटी है अक्षत गुप्ता? यहाँ 2 मोल लिया ना, ये किसका मोलैलिटी निकाला? MgCl2 का। तो MgCl2 का मोलैलिटी निकाला तो 2 ही मोल लेंगे ने। अब Cl माइनस का मोलैलिटी निकाल रहे हैं, तो MgCl2 का मोलैलिटी जो होगा उसका डबल होगा Cl माइनस का मोलैलिटी। अगर ये 2.22 है तो ये जब 0 होगा तो ये होगा 2.22 और ये होगा 4.44। क्या दिक्कत है अक्षत गुप्ता? हाँ लास्ट में किया, नहीं आया समझ में? हाँ, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 आ जाएगा। अब मोलैलिटी ऑफ H2O2 देखिए, निकाल लेना है इसको। मोलैलिटी ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम, ये हो जाएगा 5 इंटू 1000। और सॉल्वेंट का मास कितना? 1000 इंटू 0.53 माइनस 5 इंटू 34, यही तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, यही आंसर होगा मोलैलिटी ऑफ H2O। अब आप मिला लेना आंसर। इस सवाल पे आइए, ये कंप्रहेंशन का सवाल है और 10वां नंबर सवाल पूछा हुआ है, सिर्फ 10वां डाउट पूछा हुआ है। 2 लीटर है, 9.8 वेट%, वेट बाई वेट H2SO4 है, डेंसिटी दिया हुआ है। इज मिक्स विद 3 लीटर 1 मोलर QS सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इफ सॉल्यूशन इज एसिडिक और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। देखो निकालो ना कौन कितना है। H2SO4 है 2 लीटर 9.8% वेट बाई वेट, डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml। तो देखिए आप क्या करो कि सबसे पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम हो जाएगा 2000 और डेंसिटी है 1.5, 3000 ग्राम होगा। अब देखो मास ऑफ H2SO4 निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूट निकाल रहे हैं। तो 100 ग्राम में 9.8 ग्राम है, तो 1 ग्राम में होगा 9.8 इंटू 100 और 3000 ग्राम में होगा इंटू दिस 294 ग्राम आ गया।
दिस इंप्लाइज H2SO4 बराबर हो जाएगा 294 डिवाइडेड बाई 98, 3 मोल। तो H2SO4 देयरफॉर H प्लस हो जाएगा, जितना H2SO4 होगा उसका डबल H प्लस होगा, 3 इंटू 6 मोल। H प्लस निकल गया। अब OH माइनस निकालिए। 1 मोलर 3 लीटर KOH है, KOH है 3 लीटर 1 मोलर। दिस इंप्लाइज 1 इंटू 3 मोल बराबर 3 मोल। जितना KOH होगा उतना ही OH माइनस होगा, OH माइनस हो जाएगा 3 मोल। अब देखिए H प्लस और OH माइनस मिल करके H2O बना लेगा। H प्लस है 6 मोल, OH माइनस है 3 मोल। रिएक्शन के बाद ये हो जाएगा 3 मोल, ये 0, ये 0, मीन्स H प्लस बचेगा और इसकी मोलरिटी हो जाएगी N/V वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ये होगा 3। पूछ क्या रहा है? मोलरिटी ही पूछ रहा है ना? हाँ, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, वही वाली बात है। 2 लीटर और 3 लीटर, टोटल 5 लीटर हो गया। 2 प्लस 3, 3/5, 0.6 मोलर, 0.6 आंसर होगा, 3/5। आ गया समझ में? आया समझ में? नहीं आया? यस। लास्ट सवाल है, इसके बाद पढ़ाऊंगा। ये देखिए, इस सवाल में ना पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या एक्वस टेंशन ऑफ वाटर नहीं बताया हूं। ये गैसियस स्टेट में पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ाऊंगा? गैसियस स्टेट में पढ़ाऊंगा। नहीं बताया हूं, लेकिन चूंकि है क्वेश्चन दिया हुआ तो सॉल्यूशन आपको बता देता। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 0.3 ग्राम है। ये नाइट्रोजन दे रहा है, इस नाइट्रोजन का वॉल्यूम है 82.1 ml, टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये हो जाएगा 0.0821 लीटर। प्रेशर जो होता है ना, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम नहीं पढ़ाएं एक्वस टेंशन, गैसियस स्टेट में पढ़ाएंगे। बट एक बात तो आप पहले, प्रिंस प्रभाकर, फालतू की बात नहीं पूछा करो ना यार। फालतू की बात नहीं पूछा करो ना प्रिंस प्रभाकर। ऊपर पूछ रहे हो सेशन ब्रेक कब होता है? अरे सवाल बना रहे भाई, और तुम पूछ रहे हो सेशन ब्रेक कब होता है। मुझे नहीं पता है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है, हमें नहीं पता होता ये सब बात। हर बैच का अलग अलग सेशन ब्रेक होता है यार। हाँ, गैसियस स्टेट फिजिकल में है। प्लीज इस सवाल पे ध्यान दीजिए, प्लीज कुछ भी बीच में मत पूछा कीजिए। मैं बार बार मना करता हूं, कुछ भी मत लिखा करो। तुम बेवकूफ गधे बार बार लिखते रहते हो। अब वो भी फालतू की बात है, तुम सवाल पे ध्यान ही नहीं देते यार। ये हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तुम क्वेश्चन पढ़ते तक नहीं और सोचते हो समझ में आ जाए। कैसे समझ में आ जाए? यहाँ देखिए, क्वेश्चन डुमास मेथड पे है, बट इसमें एक्वस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है जो फिजिकल केमिस्ट्री में है। मैं आपको गैसियस स्टेट में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। बट सवाल दिया हुआ है तो मैं आपको सवाल बनाने का टेक्निक बता देता हूं कि जब भी क्वेश्चन में एक्वस टेंशन दिया हुआ हो, जो प्रेशर दिया हुआ रहे उसमें एक्वस टेंशन को माइनस कर दीजिए। प्रेशर है 775 और एक्वस टेंशन है 15, तो माइनस कर दीजिए। ये एक तरीका है जो आप याद रख सकते हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं ये हमें समझ में आएगा तब, जब हम गैसियस स्टेट पढ़ा देंगे। 760 mmHg बराबर 1 atm। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन n बराबर होगा PV/RT। प्रेशर है 1, वॉल्यूम है 0.0821, R भी होता है 0.0821 और टेम्परेचर है 300 बराबर 1/300 मोल।
मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा 1/300 इंटू 28, मास आ गया, टोटल मास देखो दिया हुआ है 0.3 इंटू 100, 28/0.9, (31.1%). सो ये आंसर हो गया 31.1%। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। खत्म हो गया सारे डाउट। अब पूछना है, मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूं पूछने के लिए, जो भी आलतू फालतू पूछते हो। अब बोलो, क्या आलतू फालतू पूछ रहे हो? अब बोलो। हाँ कराया होगा, मुझे याद नहीं है। नहीं, कंसंट्रेशन टर्म सारे हैं, तो आप मोलरिटी निकालो। यस, मोलरिटी को कंसंट्रेशन बोलते हैं, लेकिन सारे कंसंट्रेशन टर्म है, तो उस केस में आप मोलरिटी निकालिए, कंसंट्रेशन मोलरिटी निकालिए। यस, जब भी नहीं बोल सकते। एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, कंसंट्रेशन आयंस का जब बोलेगा ना, आयंस का कंसंट्रेशन बोलेगा तो गारंटेड आप मोलरिटी ही निकालिए। ये 6 मोल है और ये 3 मोल है, तो रिएक्शन के बाद ये 3 मोल बचेगा, बाकी वाटर बन जाएगा। ये 3 बनेगा, बाकी वाटर बनेगा। H+3 मोल है। अब मोलरिटी, ये मोलरिटी है। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 लीटर था और 3 लीटर था, टोटल 5 लीटर है। इस सवाल पे एक डाउट आ रहा है, एक बार मैं इसको एक बार फिर से चेक करता हूं। इस सवाल पे एक डाउट आ रहा है। देखो, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय W सॉल्वेंट इन ग्राम। ये कब बराबर होगा? मोलरिटी बराबर मोलरिटी कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, तभी ना होगा दोनों बराबर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर होगा तभी तो होगा। तो क्या कह रहा है? इन ऑल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल तो लिखता तो सही होता, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो स्टेटमेंट 1 देना चाहिए ऐसे आंसर। ऐसा करो ना, ज्यादा अच्छा होगा, इसमें दिक्कत होगा। इज अप्रॉक्सीमेटली कर लो इसे, और आंसर को आप ए कर लो, ये ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन। देखो, मोलरिटी ये होता है, मोलरिटी ये होता है। मोलरिटी और मोलरिटी कब लगभग बराबर होगा? जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट लगभग लगभग क्या होगा? बराबर होगा, तभी ना होगा। तो इसको ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा सही। ये ज्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि अपन हम मान लें कि मोलरिटी और मोलरिटी तभी बराबर होगा जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट लगभग लगभग बराबर होगा। और ऐसा और कब होगा? जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml। सही है, ठीक है, अपन ने चेंज कर दिया इसका आंसर। ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। खाली आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन होता है कि ये सही, इस स्टेटमेंट को सही बोले नहीं बोले। स्टेटमेंट आंसर कुछ भी दिया हुआ, मैं आंसर से दो
सीट में जो भी आंसर गिवन है ना उससे ज्यादा रिलायबल मैं हूं। सीट में आंसर आप चेंज कर लीजिए, सीट में जो आंसर दिया हुआ है उससे ज्यादा रिलायबल मैं, या किसी भी किताब में जो लिखा हुआ है इंडियन ऑथर्स में उससे ज्यादा रिलायबल मैं। तो आप पेशेंस रखिए इन बातों का कि कहाँ क्या आंसर दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं। खाली मैंने थोड़ा सा चेंज तो किया ना, इज अप्रोक्सीमेटली यहाँ लिखवाया है ना, अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए, उसके बाद आंसर ए होगा। किसी भी इंडियन ऑथर से में जो भी लिखा है उससे ज्यादा रिलायबल मैं हूं। हैव फेथ ऑन मी। नहीं, एक्वस सॉल्यूशन है ना, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ, तो डेंसिटी ज्यादा होगा ही नहीं। एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो पानी है, तो डेंसिटी 1 ही ग्राम पर एमएल होगा। एक्वस सॉल्यूशन है तो डेंसिटी ज्यादा होगा ही नहीं, 1 ग्राम पर एमएल ही होगा, है ना। तो डेंसिटी ज्यादा हो, इसलिए तो अपन एक्वस जब लिख दिया। और यहां भी लिखो, यहां भी एक्वस लिखो। यहाँ पे चूंकि एक्वस नहीं लिखा हुआ है इसलिए आंसर सी दिया हुआ है। मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ एक्वस किया, यहाँ अप्रोक्सीमेटली किया और उसके बाद आंसर ए कर दिया। आंसर सी देने का रीजन जानते हैं क्या है? यहाँ पे सेकेंड लाइन में एक्वस नहीं लिखा हुआ है। स्टेटमेंट 2 आंसर सी देने का रीजन है, सेकेंड लाइन में एक्वस नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने स्टेटमेंट 2 में सेकेंड लाइन में एक्वस किया और अप्रोक्सीमेटली किया। अब कोई गलती नहीं है, स्टेटमेंट 2 है स्टेटमेंट 2 में। अब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं आंसर सी रहने दें तो अपन आंसर सेकंड स्टेटमेंट को गलत इसलिए कर सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट लिखा है ऑल वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि वो एक्वस हो या नहीं हो। तो अगर आपको सी आंसर करना है तो जो मैंने करेक्शन किया है क्वेश्चन में वो हटा दीजिए तो सी होगा। और अगर आपको आंसर ए करना है तो जो मैंने करेक्शन किया है क्वेश्चन में वो लगा दीजिए। नहीं यार, डाइल्यूट है तो एक्वस होगा नहीं। दारू में भी तो अपन सोल्यूशन बना सकते हैं, केरासिन तेल में भी तो सोल्यूशन बना सकते हैं। कह रही है डाइल्यूट है तो एक्वस होगा ही। अनुज्ञा ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अब मेरी बात समझ में आया ना? हम ये नहीं कह रहे सीट में गलत दिया हुआ है। सीट का आंसर अगर करना है तो बी में स्टेटमेंट 2 में एक्वस नहीं है इसलिए दिया हुआ है सीट में आंसर की सी जो है स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। बट आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हूं उससे स्टेटमेंट 2 करेक्ट आता है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे एक्वस लिख दें और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख दें। अब स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ में? समझ में आया नहीं आया ये बता। आ गया, हाँ, वेरी गुड। सो डिस्कशन खत्म हो गया, अब पढ़ाता हूं। मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा बोल रहा था इक्विवेलेंट में दिक्कत हो रही है, तो मुझे अब बताओ क्या दिक्कत हो रही है। अब बोलो, अब मुझे बोलो क्या दिक्कत हो रही है इसमें, रेडॉक्स में क्या दिक्कत हो रही है? O2 का 16 आपने पूछा ही नहीं, तो जब पूछा ही नहीं है तो उस क्वेश्चन का आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा तभी तो उसको डिस्कस करेंगे। ऑल क्लियर सर, कैन यू प्लीज टेल हाउ टू बैलेंस 5 एंड 3 पार्ट? बैलेंस 5 एंड 3 पार्ट क्या लिख रहे हो नहीं समझ में आ रहा है हिमांशी। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का रूल लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, उससे पढ़िए और उस रूल को पढ़ने के बाद उसी क्वेश्चन को एक बार खुद से कीजिए, फिर उसके बाद वाले क्वेश्चन को कीजिए। देखिए कौन सा क्वेश्चन हम होमवर्क का बताएंगे, जब तक आप हमें व्हाट्सएप नहीं करेंगे वो क्वेश्चन हम लेके रखते हैं यहाँ पे। आप पहले व्हाट्सएप कर दिया करो, सो मैं उसको रखूंगा।
व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं उसे ला करके रखूंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना। रेडॉक्स में सिली मिस्टेक हो रहा है तो देखिए हो क्या कह रहा है, पहले तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं आता, अभी क्या है, अगर आता भी है तो बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो दिक्कत तो होगी, आपने ना प्रैक्टिस ही नहीं किया। बैलेंसिंग का 5 डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला। चलिए एक बच्चा बोल रहा है, इसको डिस्कस कर दीजिए, 5वां फिर से एक बार देख लो, 5वां फिर से देख लो। सेकंड मेथड से देखना, +4 है, +6 है, क्रोमियम +6 है, +3 है, Na2SO3 से Na2SO4 बन रहा है, इसका डेल्टा क्या होगा, 1 × 6 - 4 2, और K2Cr2O7 से Cr2SO4 3 बन रहा है, इसका डेल्टा क्या होगा, 2 × 6 - 3 बराबर 6। अब अपने मन से H2SO4 आप लिख लो, और इस तरफ क्या है, K2SO4 और H2O है, डेल्टा हमने निकाला है जस्ट। अब देखो जरा सा, डेल्टा निकाला है, यहां 2 लिख दो, यहां 6 लिख दो, लिख दिया। ऐसा भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, यहां 3 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, अपन कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देते, यहां 3 कर लो, यहां 1 करिए, कर लिया। अब देखो, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 है, सोडियम 6 है, 6 सोडियम के लिए आप यहां 3 लगा दो, 3 लगा दिया सोडियम, सोडियम बैलेंस हो गया। अब सल्फर देखते हैं, यहां देखिएगा सल्फर, इस तरफ पहले राइट साइड में सल्फर देखो, 3 और 3 6 और 1 7, इधर 7 सल्फर है, इधर सल्फर देखो 3 और 7 करने के लिए यहां 4 लगा दो तो 7 सल्फर हो जाएगा इधर भी। अब देखो सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ऑक्सीजन 3 3 9 9 और 7 16, 16 और 16 32 ऑक्सीजन है इधर, लेफ्ट हैंड साइड में 32 ऑक्सीजन है। इधर देखो 4 3 12 और 4 3 12 24, 24 और 4 28, 32 होने के लिए यहाँ 4 लगा दो, बैलेंस हो गया। मुझे बताना आया समझ में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बताने कह रहा है एक बच्चा, पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया या नहीं आया। कह रहा है सर सल्फर को तीन 6 को 1 2 नहीं भी लिखिएगा ना तो वो बाद में कैंसिल कर लेते हैं। ऊपर कुछ लिखा है एक बच्चा, कहीं भी ले सकते हैं सल्फर, K2SO4 में ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, सल्फेट में लेना है कहीं भी ले लो, K2SO4 में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हिमाक्षी जैन आप कहीं भी ले लो, सल्फेट लेना, आप Cr2SO4 में भी ले सकते हो, कहीं भी लोगे तो +6 ही होगा। अनुज्ञा सक्सेना
पहले आपको उसके लिए याद रखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तब आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। याद रखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आइए इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं। ऑक्सीडेशन, Na2SO3 है, इससे Na2SO4 बना दिया। अब देखिए बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस है, अब बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया पहला। दूसरा देखिए ये ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन देखिए, रिडक्शन लिख दिया, K2Cr2O7 से Cr2SO4 होल 3 लिख दिया, बट लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर नहीं है तो H2SO4 भी लिख दीजिए। राइट हैंड साइड में पोटेशियम नहीं है तो K2SO4 भी लिख दीजिए। अब देखिए पोटेशियम 2, क्रोमियम 2, सल्फेट 3 और एक 4, H2SO4 4 लिख दीजिए। H2SO4 4 लिख दिया। अब ऑक्सीजन देखिए 7 ऑक्सीजन है, तो आप क्या कीजिए यहां पर 7H2O लिख दीजिए। 14 हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन यहां पे है, 8 हाइड्रोजन, 8 6 14, 6H प्लस जोड़ दीजिए और 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। यार वैभव त्रिपाठी 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ रहा? इधर चार्ज 0 है, इधर चार्ज 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव को 0 करने के लिए क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तुम अभी तक यहीं ठहरे हुए हो यार, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आया, कभी आ भी नहीं सकता अगर अभी तक यहीं रुके हुए। वो अपन बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको लिखाया है कम से कम कि ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उतना कम से कम याद रखिए जितना लिखाया है। अब आप क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। H प्लस कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, जोड़ोगे 3Na2SO3 प्लस K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4, 3 वाटर इधर चला जाएगा, 3Na2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस K2SO4 प्लस 4H2O। मैं आपको बताऊं, सही स्टूडेंट होता है तो एक एग्जाम्पल काफी होता है बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि बाकी कॉमन सेंस लगाना होता है, और नहीं तो मैं 10 क्लास पढ़ा दूं बैलेंसिंग, आपसे नहीं होगा अगर नहीं दिमाग का काम करता है। और ये तभी होगा जब आप एनफ टाइम देंगे। अगर आप 50 रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे ना 1 से 2 दिन में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब तक आप सोचते रहेंगे बैलेंसिंग में दिक्कत है, बैलेंसिंग में दिक्कत है, बैलेंसिंग में दिक्कत है, तब तक दिक्कत होता रहेगा। रंजीत कुमार 2 पार्ट तोड़ने में ही दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत इसलिए हो रही है कि तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आ रहा है। आइए अब शुरू करते हैं, पढ़ाते हैं। प्लीज मैं अब ऑफ कर रहा हूं आपका ये। हाँ सुंदराम सारे क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली। अब मैं नो वन कर रहा हूं क्योंकि तुम पढ़ाने नहीं दोगे, कुछ ना कुछ लिखते रहोगे। देखिए हम एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं,
कि उस कंसेप्ट का नाम है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। जैसे मोलेकुलर वेट होता था, मोलेकुलर मास होता था या मोलर मास होता था, उसी तरह से हम एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट। सो देखिए क्लासिकल डेफिनेशन क्या है इसका। क्लासिकल डेफिनेशन है equivalent weight of a substance is equal to amount of substance which directly or indirectly combines with equivalent weight of a substance is equal to amount of substance which directly or indirectly combines with 1 gram hydrogen or 8 gram oxygen और 35.5 ग्राम क्लोरीन। ये क्लासिकल डेफिनेशन। जैसे मान लो पुराने जमाने में जब पैसा नहीं होता था, रुपीज नहीं होता था, कागज के नोट नहीं होते थे, या इवन कॉन्सेप्ट ऑफ मनी था ही नहीं, मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था चाणक्य से पहले, तो लोग कैसे करते होंगे, एक्सचेंज कैसे करते होंगे। तो मान लो किसी एक आदमी के पास व्हीट है और किसी एक आदमी के पास राइस है। अब राइस वाले को व्हीट चाहिए, तो ये सम अमाउंट ऑफ राइस दे देता होगा और ये सम अमाउंट ऑफ व्हीट दे देता होगा। ये कहता होगा कि मैं 10 केजी राइस दूंगा, राइस की वैल्यू ज्यादा है, लोग राइस ज्यादा पसंद करते होंगे, तो ये कहता होगा तुम 10 केजी राइस दे दोगे तो तुम्हारी जगह मैं 20 केजी व्हीट दे दूंगा। तो पुराने जमाने में जब पैसे नहीं होते थे, पैसे नहीं मीन पैसा का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता था लोगों को, उस समय कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डेवलप नहीं हुआ था, उस समय लोग एक्सचेंज ऐसे करते हो, उस समय लोग चीजों को एक्सचेंज इसके बदले में ये देंगे। इसका मतलब है कि 10 केजी राइस, 10 केजी राइस इज इक्विवेलेंट टू 10 केजी राइस इज इक्विवेलेंट टू 20 केजी व्हीट। नए जमाने की बात करते हैं, मान लेते हैं 50 रुपीज में आप 12 पीस केले, 1 दर्जन बनाना खरीदे और 50 रुपीज में आप 2 एप्पल खरीदे, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों को करने में, दोनों को खरीदने में 50 रुपीज लगा, तो हम कह सकते हैं 12 बनाना इज इक्विवेलेंट टू 2 एप्पल। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बना रहा है। तो जब हाइड्रोजन 2 ग्राम रिएक्ट करता है तो क्लोरीन 71 ग्राम रिएक्ट करता है। तो जब हाइड्रोजन 1 ग्राम रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन 35.5 ग्राम रिएक्ट करेगा। मीन्स हम कह सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 35.5 ग्राम क्लोरीन। इक्विवेलेंट टू का सिंबल होता है 3 गो, इक्वल टू जैसा 3 लिखते हैं, इक्विवेलेंट टू का सिंबल ऐसा होता है। मुझे बताना, एक बार मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, मुझे बताना ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू 35.5 ग्राम क्लोरीन। आया ना? हाँ, वेरी गुड। अब ये सारी बातें हटा करके मैं केमिस्ट्री पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता हूं। अब मैं ये सारी बातें हटा करके केमिस्ट्री पे फोकस करता हूं।
ये क्लासिकल डेफिनेशन है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन equivalent weight of hydrogen, equivalent weight of oxygen, equivalent weight of chlorine, ये क्लासिकल डेफिनेशन। कृष्णा रेलवानी, नहीं समझ में आ रहा बैटर सिस्टम क्या लिख रहे हैं। सो ये क्लासिकल डेफिनेशन से आ गया, डायरेक्ट आ गया कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम होता है, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5 ग्राम होता है। अब देखिए कि इक्विवेलेंट वेट होता है ई बराबर होता है एटॉमिक वेट फॉर एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ये होता है। तो ऐसा करते हैं, आप मुझे बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा। यस मोहितकर, जब मैं O2 का 8 बता रहा हूं तो तुम 16 क्यों बता रहे हो यार। यस मोहितकर, जब मैं O2 का 8 बता रहा हूं तो तुम 16 क्यों लिख रहे हो, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। ये करके देख लो, H2 प्लस हाफ O2 से H2O, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट अगर हाइड्रोजन का 1 है तो ऑक्सीजन का 8 होगा। हद करते हो यार, डिफिनीशन में भी तुम हमको करेक्ट करवाते हो, हद है यार। सो सोडियम का इक्विवेलेंट वेट आपने सही बताया है, ये होगा 23/1। मैग्नीशियम का भी आपने सही बताया है, 24/2 12। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बोलो कैल्शियम बोलो, 40/2 20। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम बोलो, 39। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अल्युमिनियम बोलो, अल्युमिनियम 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक बोलो, ऑफ कोर्स ग्राम, यूनिट नहीं भी लिखे तो समझ लो रिलेटिव है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है। जिंक का वैलेंसी 2 होता है बेटा, तो 65/2 होता है। हाँ, वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी करना है। हाँ, अब देखो, अब हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर निकालो, इसको ऐसे निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, 1 + 8 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आप निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 आप निकालो, बोलो कितना आएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgO बताना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 बताना। Al2O3 गलत आ रहा है तुम लोग का।
Al2O3 का 42 कैसे लिख रहे हो यार, 42 कैसे लिख रहे हो, 17 आएगा ना। MgO का 20 कैसे, मुझे देखो, मैंने ये आपको एग्जाम्पल बताया, बोला कि वाटर का निकाल रहे हैं, तो वाटर का एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का जोड़ दीजिए और ऑक्सीजन का जोड़ दीजिए, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 9 होता है। अब मैं उसी तरह से ऑक्साइड का आप ऐसे निकाल सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकाल रहे हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जोड़ दीजिए, मैग्नीशियम का ऊपर निकाल चुके हैं कितना, 12, और ऑक्सीजन का 8 होता है, ऊपर बता चुके हैं 12 8 20। क्यों नहीं समझ में आ रहा 20 कैसे है? यहाँ पे Al2 लिखा हो या O3 लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है, मोलर मास नहीं निकालना, कुछ भी लिखा रहे इससे। देखो Al2O3, MgO, K2O, ZrO2, इस 2 से इस 2 से इस 2 से इस 3 से, इन सब से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कोई मतलब नहीं होता है, कोएफिशिएंट नहीं है ये कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट यहां होता है, यहां पे लिखते हैं तब कोएफिशिएंट होता है, इसको कोएफिशिएंट नहीं बोलते हैं, ये एटॉमिसिटी है, ये क्या है, एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी से कोई मतलब नहीं। तो मुझे बताओ, अगर हम वाटर का आपको एक रिफरेंस की तरह बताए, तो अब MgO और Al2O3 में दिक्कत है, कोएफिशिएंट से भी कोई मतलब नहीं होता है इसमें, कोएफिशिएंट 2 मोल ले लेंगे तब भी कोई मतलब, पहले जो बता रहे हैं, नहीं 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 नहीं, H2O2 और H2O हैड सेम इक्विवेलेंट वेट, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम, H2O2 ऑक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड है, अभी हम सिर्फ ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम, H2O2 ऑक्साइड नहीं है, अभी हम सिर्फ ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, H2O2 पेरोक्साइड है, ऑक्साइड होता है O2 माइनस, ये ऑक्साइड होता है, H2O2 में O2 2 माइनस है, ये पेरोक्साइड होता है, तो हम अभी सिर्फ ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। अब देखो, देखना जरा सा, फोर आयंस, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस होगा 35.5 डिवाइडेड बाय 1, चार्ज निगेटिव हो पॉजिटिव हो, हमें पॉजिटिव लेना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस होगा 23 डिवाइडेड बाय 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस होगा 96 डिवाइडेड बाय 2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट 3 माइनस होगा 95 डिवाइडेड बाय 3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO3 2 माइनस होगा 80 डिवाइडेड बाय 2, मुझे बताना ये समझ में आया आयंस का, न्यूट्रल का ऊपर डिफाइन किया ना एलिमेंट का, सबका इक्विवेलेंट वेट डिफाइन, पता नहीं यार, एक लाइन लिखता हूं तुमको कंफ्यूजन होने लगता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन होगा 56/2 या 56/3, कभी कभी 56/1 भी होता है, एक ही एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए यहां जो एलिमेंट लिए हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, इसका 1 ही है, इसका 2 ही है, इसका 2 ही है, इसका 1 ही है, इसका 3 ही है, इसका 2 ही है, इसका 1 ही है, तो जहां फिक्स है वहां कोई दिक्कत नहीं,
जहां ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी वेरिएबल हो सकती है वहां इक्विवेलेंट वेट भी वेरिएबल हो सकती है। तो आयरन का इक्विवेलेंट वेट होगा 56/2 या 56/3 या इवन किसी किसी केस में 56 भी हो सकता है। पहले जितना पढ़ा रहे हैं उतना पे ध्यान दो ना। पहले बेटा जितना पढ़ा रहे हैं उतना पे ध्यान दो प्लीज। ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी जितना बोल रहे हैं उतना पे ध्यान दो, बाद में जनरलाइज कर दूंगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब बताओ आयंस में दिक्कत है क्या, एलिमेंट्स में दिक्कत था क्या? पहले देखो एलिमेंट्स में दिक्कत था क्या, यस नो, पहले बताओ। उसके बाद बताओ ये जो ऑक्साइड में बताया मैं, ये ऑक्साइड में बताया, इसमें दिक्कत है क्या ऑक्साइड में? नो। अब आयन में लिखा हूं, कोई दिक्कत है क्या? नो। अब ये सवाल करो, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल हैव 20%। रुक जाओ, सवाल बाद में करना, अभी थोड़ा सा और थ्योरी बता दो। 4 एसिड्स इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H+ आयन या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। अगर ये एसिड का फंडा लगाएं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl ये होगा 36.5। इसका बेसिसिटी कितना है? 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इसका बेसिसिटी कितना है? 2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इसका बेसिसिटी कितना है? 3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HClO4 मोलर मास इसका आएगा 64, 65 और 35.5। 100.5 डिवाइडेड बाई 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH3COOH ये होगा, एसिटिक एसिड 60 होता है, 60/1। मुझे बताओ इसमें दिक्कत है, एसिड में दिक्कत है? सत्यम यादव पहले भी बता चुका हूं, एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है CH3COOH। इसमें एसिड सिर्फ इतना है, आपको फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लिया, अभी भी दिक्कत है। एसिड सिर्फ इतना है, ये अल्काइल ग्रुप है तो एक ही H+ देगा, जितना COOH ग्रुप होगा उतना H+ देगा। पहले भी पढ़ा चुका हूं, फिर भी वही सवाल। H3PO2 एक पूछ रहा है बच्चा, H3PO2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 होगा मोलर मास बाई 1। एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें, तो फास्फोरस 31, 32 दूनी 64, 64, 65, 66, 66/1। जो बेसिसिटी होता है वो लेना है। अब देखिए H2SO4 का 49 आया, बट एक और बात कहता हूं, अगर H2SO4 एक H+ देगा तो 98 भी हो सकता है। H3PO4 सिर्फ एक H+ देगा तो 98 भी हो सकता है, 2 देगा तो 98/2 भी हो सकता है। बट नहीं कुछ लिखा हुआ हो तो मैक्सिमम जो बेसिसिटी होगी वो लेते। साक्षी साहू बेसिसिटी पहले पढ़ा चुका हूं यार, प्लीज मत पूछो अभी, है ना। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ पहले पढ़ा चुका हूं, दिमाग मत खराब करो फिर से। कुछ भी याद नहीं रखोगे फिर कहोगे सर ये कहां से आ गया।
मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये एसिड में दिक्कत है, यस नो? एसिड में दिक्कत है, नो। वेरी गुड। फोर बेसिस, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। अब बताना इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH क्या होगा, आप बताओ प्लीज। ये होगा 40/1। ये क्या होगा 74/2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ BaOH होल 2, ये क्या होगा 171/2। क्या बेस में दिक्कत है? बेस में दिक्कत है, नो। फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब डेल्टा, दैट इज डेल्टा, जो डेल्टा निकालते। मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो डेल्टा निकालते थे। वैभव त्रिपाठी बता चुका हूं CH3COOH का बेसिसिटी। क्यों एक ही बात 10 बार पूछते रहते हो यार? अभी बताया हूं, अभी अभी बताया हूं वैभव त्रिपाठी। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है CH3COOH का बेसिसिटी। देखिए ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, बोलता हूं सुनता ही नहीं है, फिर लिख देता है। ऑर्गेनिक एसिड में जब भी देखते हैं COOH ग्रुप से देखते हैं। जितना COOH ग्रुप होता है उतना ही बेसिसिटी होता है। तो एक ही ग्रुप है तो बेसिसिटी एक होगा। जैसे मान लो एक कंपाउंड होता, ये कंपाउंड होता, इसमें दो COOH ग्रुप है तो बेसिसिटी 2 होगा। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। एक्सेप्शन नहीं है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। आया समझ में? H3PO2 वाला, H3PO2 भी पहले मैं आपको समझा चुका हूं। जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा, मैंने आपको पहले समझा चुका है कि इसकी बेसिसिटी 1 होती है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, मैंने बताया है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वही रिप्लेसेबल होता है। ये दोनों हाइड्रोजन कम पोलर है, ये बॉन्ड, ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वही रिप्लेसेबल है। हाँ, स्ट्रक्चर का खेल है। ये सब पहले बता चुका हूं, याद ही नहीं रखते हो। So for basis, for oxidizing and reducing agent, molar mass हो गया molar mass divided by change in oxidation state। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के देते हैं। मान लो MnO4 माइनस या KMnO4 है,
ये Mn2 प्लस में चेंज हो रहा है, यहाँ +7 मैंगनीज का। डेल्टा क्या होगा, 1 × 7 - 2 5 होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 क्या होगा? एसिडिक मीडियम है, इन एसिडिक मीडियम ये हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 5। मान लो KI है, KI से I2 बन रहा है, -1 से 0, डेल्टा क्या होगा, 1 × 0 - -1, डेल्टा कभी निगेटिव नहीं लेते, बराबर 1। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ KI क्या होगा, मोलर मास बाई 1। मोलर मास आपको निकालने अब आता है। हाँ, डेल्टा 0 होता ही नहीं कभी। डेल्टा 0 होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा ही नहीं। प्रियांशु बैलेंसिंग कर लिया, एसिडिक मीडियम का समझ में नहीं आ रहा है मतलब। एसिडिक मीडियम का मतलब है कि जिस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है उसका पीएच 7 से कम है, और बेसिक मीडियम का मतलब है कि जिस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है उसका पीएच 7 से ज्यादा है। अब देखिए, मैंने ढेर सारे फॉर्मूले लिख दिए इक्विवेलेंट वेट के। हम इन फॉर्मूले को कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्मूला लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम यहीं पे छोड़ देते हैं। थोड़ा आप इक्विवेलेंट वेट जितना पढ़ाया हूं अभी, जो है ना बहुत शुरुआत है, बहुत क्लासिकल है, जितना पढ़ाया हूं उसको सिर्फ रिवाइज करके आना, बाकी मत कुछ देखना, कुछ भी आलतू फालतू मत सोचना, जितना पढ़ाया हूं सिर्फ उसको रिवाइज करके आना अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क भेज देना भाई। होमवर्क आप भेज देना। जितना पढ़ाने के लिए सोच के आता हूँ पढ़ा ही नहीं पाता हूँ। Thank you very much. Bye everyone.